नमस्कार। दृष्टि एचसीएस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये है हरियाणा जीके सीरीज और हरियाणा जीके सीरीज का आज ये सबसे पहला लेक्चर है और हम अपनी शुरुआत हरियाणा के भूगोल से करेंगे। एक बार के लिए मैं आपको इस सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं ताकि चीजें और आसान हो जाए। देखिए, यहां पर हम हरियाणा जीके एचसीएस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कवर करेंगे। हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम, भले ही वो 2027 में हो, वो 2028 में हो, हमारा यहां पर मेन पर्पज ये रहेगा कि आपको हरियाणा जीके प्रीलिम्स, चाहे हरियाणा की प्रारंभिक जो परीक्षा है उसमें पूछा जाए, चाहे मेंस में पूछा जाए, आपकी हरियाणा जीके कुछ इस तरीके से कवर हो कि उसमें कुछ करंट का भी पार्ट हो, ताकि कहीं पर भी प्रश्न पूछा जाए, चाहे प्रारंभिक हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, आपकी सारी की सारी चीजें कवर हो जाए। क्योंकि हरियाणा जीके से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या है कि कंटेंट में थोड़ा सा इश्यू आता है, भाषा में भी आता है, क्योंकि हिंदी में तो कंटेंट अवेलेबल है लेकिन इंग्लिश में नहीं है, सबसे पहले प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि सारी की सारी हरियाणा जीके फैक्चुअल है। आपको यह नहीं पता कि यदि मेंस में पूछा गया तो किस प्रकार से पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए, जब हम सिलेबस को ध्यान से देखते हैं, जैसे हरियाणा सिविल सर्विस का जो सिलेबस था इस बार 2026 का, उसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है प्रीलिम्स, उसमें हरियाणा जीके यहां पर मेंशन है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, पीपल, सोसाइटी, कल्चरल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक्स, द लैंग्वेज ऑफ हरियाणा, सारी की सारी चीजें पूछी जाएगी। इसका मतलब एक ही लाइन में उन्होंने मेंशन कर दिया कि प्रीलिम्स में हरियाणा जीके से संबंधित कुछ भी चीजें आ सकती है, आपको सारी की सारी चीजें कवर करके आनी है। जब हम मेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें देखना पड़ेगा जीएस पेपर। जैसे कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के बाद जीएस पेपर की शुरुआत होती है, जीएस पेपर 1। अभी आपको पता होगा कि चेंज पैटर्न जो मेंस का है वो कुछ इस प्रकार से है कि जीएस के 4 पेपर होंगे, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, जो कि एथिक्स का होगा, जीएस पेपर 4। ऑलमोस्ट यूपीएससी का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट नहीं, पूरा का पूरा कॉपी कर दिया, बस एंड में एक लाइन ऐड कर दी। जैसे कि जीएस पेपर 1 में जो लाइन ऐड की है एंड में, वो ये लाइन ऐड की है कि इशू रिलेटेड टू द हरियाणा। इसका मतलब मेंस में भी है, मेंस में भी पूछे जा सकता है हरियाणा जीके। ऐसे ही जीएस पेपर 2 में भी कुछ नहीं किया, सिर्फ एक लाइन ऐड कर दी उन्होंने। ये देखिएगा, इशू रिलेटेड टू द हरियाणा, इशू रिलेटेड टू द हरियाणा, ऐसी जीएस पेपर 3 में और ऐसी ही जीएस पेपर 4 में। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक जो मेंस है उसमें एग्रेसिवली एचपीएससी ने प्रश्न पूछे नहीं है। एग्रेसिवली मतलब कि जो आपके पास 100 नंबर का जो पेपर है, जीएस पेपर 1 मुख्य परीक्षा में, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, उसमें आपको संभवतः पैटर्न नहीं पता है कि हो सकता है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएं आपसे, लेकिन प्रीलिम्स का आपको पता चल गया। क्यों पता चल गया? क्योंकि इस बार का जो पेपर हुआ था 2026 का, उसमें लगभग 1/4 मतलब 25 से 26 प्रश्न पूछे गए थे हरियाणा जीके से। इतना वेटेज था। और क्वेश्चंस जो थे ये 25-26 में से दोनों थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी थे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी थे, प्लस कॉन्सेप्ट भी थे। अभी हम देखेंगे 2-3 प्रश्न में लेकर के भी आया हूं। आज के सेशन से आपके 2-3 प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि हरियाणा जीके इतनी बड़ी है नहीं। बस इसमें प्रॉब्लम 2-3 आती है कि पहला, कंटेंट नहीं मिलता। भाषा में प्रॉब्लम आती है कि हिंदी में तो अवेलेबल है लेकिन इंग्लिश में नहीं है। तो इंग्लिश और हिंदी में कुछ इस तरीके से होगा। ये पीडीएफ इस प्रकार से रहेगी जिसमें हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगी। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप बता दीजिएगा एक बार कमेंट सेक्शन में, इस पीडीएफ को हम प्रोवाइड कर देंगे। प्लस इस सीरीज का एक और फायदा क्या होगा कि आपको फैक्ट तो मिलेंगे, कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, दोनों भाषा में मिलेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। दूसरा, यहां पर मेंस के जैसे प्रश्न आएंगे वो भी बताए जाएंगे। तीसरा, करंट अफेयर्स से इसको अपडेट करके, मतलब करंट अफेयर से कनेक्ट कैसे होगा, कोई इशू है जो करंट से कनेक्टेड है, मेंस में कैसे पूछा जा सकता है, वो सारी की सारी चीजें यहां पर बताई गई है। इसीलिए इस सीरीज को मिस मत करिएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। आपकी धीरे धीरे हरियाणा जी की सारी कवर हो जाएगी यार। 1/4 पेपर आप देखो प्रीलिम्स में। और इस बार ऐसा हुआ है कि 2026 में जिन बच्चों ने अभी तक हरियाणा जी के कवर नहीं की थी, उसका प्रीलिम्स इस बार नहीं हुआ है। और हो सकता है कि आने वाले समय में मेंस में भी 1/4 पेपर इसी तरीके से पूछा जाए, तो फिर उस टाइम मेंस नहीं होगा। तो एक बार में ही चीजें कंप्लीट कर लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और हरियाणा जी के इतनी ज्यादा है भी नहीं, इजीली कवर हो जाएगी। सो चलिए अब हम अपनी शुरुआत करते हैं। अब हम अपना जो सबसे पहला टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं हरियाणा के भूगोल से, जिसमें हम कुछ जो सब टॉपिक्स है वो देख लेते हैं। जैसे कि लोकेशन क्या है हरियाणा की फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है,
उसी के साथ साथ हरियाणा में ड्रेनेज सिस्टम वो कैसे है, कौन कौन सी हरियाणा में रिवर है, उनसे संबंधित इश्यूज कौन से हैं। अच्छा, कौन सा नया डिस्ट्रिक्ट आया हरियाणा में, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, हरियाणा की लैंड बाउंड्री कौन कौन से स्टेट के साथ है, कितने डिस्ट्रिक्ट कितने स्टेट्स के साथ वो है, अपना जो एरिया है वो, और जो अपना जो बॉर्डर है वो साझा करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। बिल्कुल होलिस्टिक होगा, बस आपको पूरा का पूरा देखना है एंड तक और आपको मजा आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला बिल्कुल बेसिक देख लेते हैं, और बेसिक में सबसे पहला पॉइंट आता है कि द लोकेशन ऑफ द हरियाणा, कि भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा की लोकेशन है। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है। बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट है, आप सभी को पता है। आगे चलते हैं, अभी हम बस 2 मिनट में फैक्ट देख लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए, यदि हम देखें लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, मुझे नहीं लगता ये पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे पॉइंट ज्योग्राफी से संबंधित पूछे जाए। पहले पॉइंट में कुछ पूछ लिया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, और फिर आपसे ये पूछ लिया 1 2 3 करेक्ट, 1 करेक्ट, 1 2 करेक्ट, या फिर 1 4 करेक्ट, ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्या आपको एग्जैक्ट बिल्कुल याद होना चाहिए, बार बार रट्टे लगाने? देखिए, आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि कहां पर, जैसे 27 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ टू 30 डिग्री 35 मिनट्स नॉर्थ। उसी के साथ साथ लॉन्जिट्यूड कैसे है, 74 डिग्री 28 मिनट ईस्ट टू 77 डिग्री 36 डिग्री ईस्ट, 36 मिनट ईस्ट। यदि आप देखना चाहें, इसको और बारीकी से समझना चाहें, तो आप देखिए, जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं ना, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब अक्षांश, और अक्षांश कहां से, ये हो गया नदन, यहां से शुरुआत कर देते हैं। ये देखिए, ये हो गया सदर्न एक्सटेंट, ये हो गया नदर्न एक्सटेंट। और जब हमने चर्चा की थी स्टार्टिंग में, तो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से था। ये देखिए 27 डिग्री 39 मिनट, जब हमने नॉर्थ की बात की थी, मतलब साउथ से स्टार्ट हो रहा था, और जो नदर्न मोस्ट लिमिट थी वो कितनी थी, 30 डिग्री और 35 मिनट नॉर्थ। ठीक है, उसी के बाद जब हम देशांतर देखते हैं, तो 74 डिग्री 28 मिनट ईस्ट, ये कहां पर है, 74 डिग्री 28 मिनट ईस्ट। एक मिनट रुकिए, कलर चेंज करने दीजिए मुझे। 74 डिग्री 28 मिनट ईस्ट, ये हो गया जैसे। उसके बाद यहां पर ये लिमिट, जैसे यहां पर ये लिमिट हो गई, ये लगभग 77 के आसपास है। आपको रट्टा लगाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, बस आपको रफ आइडिया होना चाहिए। 77 डिग्री और 36 मिनट ईस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। जब हम शेप की बात करें, तो शेप एक रफ आपको पता होना चाहिए कि इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल इसकी शेप है, इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। यदि हम एलिवेशन की बात करें, ऊंचाई, क्योंकि जब आप कभी ट्रेन से जाते होंगे तो देखना बाहर प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 270 मीटर, 310 मीटर। वो क्या बता रहा है कि जो सी लेवल है उससे इसकी ऊंचाई कितनी है। सी लेवल को बोलते हैं ग्रांड सी लेवल, वो ग्रैंड बेस लेवल बोलते हैं। तो वहां से इसकी ऊंचाई कितनी है। तो हरियाणा की जब हम एलिवेशन देखते हैं ना, तो वो रफली 200 मीटर से और 1200 मीटर तक है। 200 मीटर कहां पर है, 1200 मीटर कहां पर है, अभी जब सेशन आगे आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आपको सारी की सारी चीजें पता चलती चली जाएगी। तो ये हो गया था बेसिक फैक्ट अबाउट द लोकेशन ऑफ द हरियाणा। अब कुछ और बेसिक चीजें देख लेते हैं जो पूछे गए हैं हरियाणा में, जो छोटे एग्जाम्स हुए हैं ना, जो HSSC ने भी कंडक्ट करवाए हैं, HPSC भी कभी कभी ऐसे सवाल पूछता था 2019 से पहले। तो इनको भी एक बार लगे हाथ तो कवर कर ही लेते हैं, ताकि सारी चीजें आपकी कवर हो जाए, कुछ छूटे नहीं। देखिए, जब हम टोटल एरिया की बात करते हैं, तो ये लगभग आता है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास कुल क्षेत्रफल। जब हम इसको इंडिया के, भारत के एरिया के साथ इसको कंपेयर करते हैं, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का ये लगभग 1.34% है। जब हम देखते हैं रैंक वाइज, तो ये 20th आता है, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार भारत में जो इसका स्थान है, राज्यों में जो स्थान है, वो 20वां स्थान है इसका। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री किसी भी देश के साथ हरियाणा शेयर नहीं करता, और उसी के साथ साथ कोई भी कोस्टल बाउंड्री भी नहीं है, तटरेखा भी नहीं है, ये सभी आपको पता है। तो 2 स्लाइड होगी बिल्कुल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब हम आगे चलते हैं, ये देखिए, अब एक और पॉइंट आता है रिलेटेड टू द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। कभी ना कभी आपने देखा होगा, यदि अभी तक आपने हरियाणा जीके बिल्कुल भी कवर नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। यहां पर देखिए, ये भी प्रश्न आए हुए हैं कि हरियाणा के कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि पंजाब के साथ अपना जो बॉर्डर है वो साझा करते हैं। ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के जो कि राजस्थान के साथ अपने जो बाउंड्री है वो साझा करते हैं, बॉर्डर साझा करते हैं। ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि हिमाचल और उत्तराखंड के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं, और ऐसे कौन से हैं जो कि यूपी के साथ अपनी साझा करते हैं। आपको इन सब में एक पॉइंट पर विशेष तौर पर ध्यान देना है
कि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड भी एक ऐसा राज्य है जिसके साथ हरियाणा अपनी बाउंड्री साझा करता है, बॉर्डर साझा करता है। अपनी सीमा केवल 11 किलोमीटर है लेकिन साझा करता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट आ सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद आपको यह देखना है कि हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ अपने 3 डिस्ट्रिक्ट साझा करता है। वहीं जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के साथ लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट साझा करता है। जैसे यहां पर हो गया सिरसा, एक एक डिस्ट्रिक्ट हम देखेंगे अभी, क्योंकि आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद करने हैं। डिस्ट्रिक्ट सराउंडिंग द अदर डिस्ट्रिक्ट, ये भी आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पंजाब के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं वो भी पता होना चाहिए। सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, ऐसे करते हुए यमुनानगर हो गया, अंबाला हो गया, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। ये तभी होंगे जब आपके पास मैप होगा हरियाणा का। और हरियाणा का मैप कैसे, देखिए जैसे ये हरियाणा का मैप है, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। जब हम पंजाब के साथ बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, यहां पर है पंजाब, पंजाब हो गया, ये हो गया यूपी ईस्टर्न बाउंड्री, यहां पर हो गया राजस्थान, इधर हो गया हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यूके। तो जब पंजाब को देखते हैं तो पंजाब के साथ पंचकुला हो गया, अंबाला हो गया, कुरुक्षेत्र का भी थोड़ा सा पार्ट हो गया, कैथल हो गया, जींद हो गया, फतेहाबाद, सिरसा, यही हो सकते हैं संभवतः। 7 की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए। जब हम राजस्थान के साथ बात करेंगे तो यहां पर ये वेस्टर्न वाले रीजन होंगे सारे के सारे। तो ऐसे करके आपको ये जो मैप है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मैप है उसका हरियाणा का, ये पूरा पता होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें कि ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो कि लैंडलॉक्ड है। जैसे कि अब एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है हांसी, हिसार को काट करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। जब हम देखते हैं तो हांसी हो गया, रोहतक हो गया, उसी के साथ साथ चरखी दादरी, ये भिवानी को अलग करके बनाया गया था। चरखी दादरी 2016 में बनाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो कि लैंडलॉक्ड है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हांसी जो नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है उसके आसपास कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। जैसे एक हो गया हिसार हो गया, एक हो गया जींद, यहां पर कौन सा हो गया रोहतक और भिवानी। तो 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये अपनी बाउंड्री साझा करता है, हिसार, जिंद, रोहतक, भिवानी। ये सारी की सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। और ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में मेनली आपका काम होता है कि जितने बार आप इसको देखेंगे, जितने बार आपको रिवाइज करेंगे, उतना ज्यादा बेहतर होगा। अब आते हैं मेंस के पार्ट पर। मेंस का जीएस पेपर 2 में आपको पता है पॉलिटी पूछी जाती है, संविधान के बारे में पूछेगा, मतलब नेशनल लेवल पे और इंडिया लेवल पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है अपने सेंट्रल लेवल पे, उसके बारे में पूछेगा। हो सकता है कि हरियाणा के बारे में भी चीज पूछ ले। कैसे पूछ ले, मान लीजिए आपसे यह पूछ लिया गया कि जैसे हिसार का कुछ एरिया हांसी डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, जैसे 2016 में भिवानी डिस्ट्रिक्ट का कुछ एरिया चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया अलग से। ऐसे ही क्या आपको लगता है कि और भी कुछ नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की आवश्यकता है हरियाणा में? कमेंट ऑन दिस। फिर आपको यह बताना है कि यस के गुड़गांव को काट करके जैसे मानेसर हो गया, उसमें भी ये डिबेट चल रही है कि वहां पर भी बनाइए, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो जब आपके पास इतनी सारी डिमांड है तो हो सकता है। तो अब आपको इनके प्रोज और कॉन्स के बारे में दोनों साइड को पक्ष और विपक्ष पता होना चाहिए। ऐसे ही सोनीपत से संबंधित गोहाना जो क्षेत्र है उसको भी आप अलग करके एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाइए। तो अलग से डिस्ट्रिक्ट भारत में इसमें यहां पर हरियाणा में बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? अगर बनने चाहिए तो उसके पक्ष आपको 2-3 पता होने चाहिए, नहीं बनने चाहिए तो विपक्ष में आपको 2-3 पॉइंट पता होने चाहिए, विद उदाहरण आपको पता होने चाहिए। जैसे अभी मानेसर और गोहाना से संबंधित अभी हमने चर्चा की। हांसी को काट करके बनाया हिसार से, कि ठीक है आप बोलेंगे काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट था हिसार, और वेस्टर्न हिसार और ईस्टर्न हिसार, क्योंकि ईस्टर्न हिसार हांसी है, वेस्टर्न हिसार जो है अभी आज का हिसार है। इन दोनों के डेवलपमेंटल पैरामीटर अलग हैं, इन दोनों की ज्योग्राफी फिजियोग्राफी अलग है कंपेयर टू। यहां पर थोड़ी सी जब हांसी साइड में जाते हैं थोड़ी सी भाषा अलग है, हिसार साइड में इधर थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो इसीलिए आपको ये सारे के सारे पॉइंट आवश्यक है, ये पता होने चाहिए। अब हम चलते हैं वापस और कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। देखिए यहां तक डन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो शेयर करते हैं, अपनी बाउंड्री जो है साझा करते हैं राजस्थान के साथ। तो आपको ये पता होने चाहिए कि ऐसे कौन सा स्टेट है जिसके साथ हरियाणा के मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट है वो अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। तो वो कौन सा है? राजस्थान।
यूपी से जब हम देखते हैं तो यूपी में आ जाते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट, वो अपनी शेयर करते हैं। और नेशनल कैपिटल जो टेरिटरी है उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट है। और ध्यान रखिएगा हरियाणा जो दिल्ली है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, उसको 3 साइड से घेरे हुए हैं। चलिए, ये तो होगी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब हम और आगे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और चीजें देखते हैं। देखिए, अब आता है एक पॉइंट, यहां पर देखिए, ये जीएस पेपर 2 में आ सकता है, मेंस में। अभी तक हमने देखा प्रीलिम से संबंधित सारी की सारी चीजें, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे वो देखेंगे कि फैक्ट कहां पर, ओनली फैक्ट बताइए, ओनली फैक्ट। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये पता है कि मेंस में भी चीजें पूछी जा सकती है। अब मेंस के जब क्वेश्चन आते हैं, मेंस के प्रश्न, उसमें विश्लेषण करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, तो हमारा दिमाग उस डायरेक्शन में भी सोचना चाहिए। ये तो फैक्ट है, तथ्य है, इनका क्या कर रहे हैं। जब तक विश्लेषण नहीं कर पाएंगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। देखिए भाई, आपसे ये प्रश्न आ सकता है कि आपको ये पता है कि हरियाणा का लगभग 57 जो % एरिया है वो एनसीआर रीजन में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि एनसीआर का मतलब ये होगी दिल्ली, इसके आसपास का जो ये एरिया है, मतलब यूपी का भी कुछ एरिया, हरियाणा का भी कुछ एरिया, इन सबको हम बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर का रीजन बोलते हैं। ये दिल्ली हो गया, और दिल्ली के आसपास का ये जो एरिया हो गया हरियाणा का, ये एनसीआर के क्षेत्र में आता है। ऐसे राजस्थान का भी कुछ क्षेत्र है, और ऐसे ही यूपी का भी कुछ क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा आ गया एनसीआर में। हरियाणा सरकार का ये मानना है, और ये हरियाणा सरकार की अनुमति है केंद्र सरकार से, कि हरियाणा का लगभग 57% जो एरिया है वो एनसीआर रीजन में आता है। इसको कम करके 30 से 35% कर दीजिए। आपके दिमाग में भी आया होगा ना कि अच्छी बात है अगर हरियाणा में एनसीआर रीजन, आप खुद ही बोलते हैं कि कहां से है जी, रोहतक से, सोनीपत से, कहां से, एनसीआर रीजन से है। तो आपको ऐसा इट फील्स लाइक, ऐसा महसूस होता है कि जितना एनसीआर में अगर क्षेत्र होगा उतना ज्यादा डेवलपमेंट अच्छा होगा, उतना। लेकिन हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के बीच में या राज्य सरकार के बीच में इन सब चीजों से रिलेटेड टसल्स रहती हैं। टसल्स मतलब खींचतान। किस चीज से खींचतान? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन करने के लिए कोई भी नहीं चाहता कि उसकी जो पावर है वो डाइल्यूट हो। डाइल्यूट मतलब कि आपके घर है, आपके घर के आसपास जो गली है, उस गली में, उस गली को बनाने के लिए, उस गली से संबंधित सारी जो ताकतें मान लीजिए पंचायत के पास है, लेकिन जिला परिषद की बिना अनुमति के आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आप ये चाहेंगे कि उससे, उस गली से संबंधित जितनी भी ताकतें उसको बनाने से संबंधित नालियां, जो आसपास में उसके नाली है वो किस प्रकार से होगी, कब इसकी मरम्मत होगी, ये सारी की सारी ताकतें यदि पंचायत के पास हो तो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन हो पाएगा। लेकिन हर चीज की अनुमति यदि आपको जिला परिषद से लेनी पड़े तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपने एक लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन में तैयार कर लिया कि ठीक है इसको आप पास करिए, लेकिन जब तक दूसरे वाला हाँ नहीं बोलेगा तब तक ये हो नहीं सकता। तो 2 लेवल पे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल होंगी, प्रशासन में आपको 2 लेवल पे स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ओवरलैपिंग हो गया यहां पर। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ये 57% जो एरिया है, हरियाणा सरकार बोलती है कि इसको प्रपोज टू रिड्यूस 30 से 35% कर दीजिए। अब कैसे है, अभी इतनी यहां तक है, जैसे कि आप देख रहे हैं जींद हो गया, ये हिसार का हिसार हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, पूरा गुरुग्राम हो गया, नुहू, मेवात, फरीदाबाद, ये पूरा का पूरा एनसीआर एरिया में आता है। यहां तक कि करनाल और जींद तक का एरिया भी एनसीआर में आता है। हरियाणा सरकार बोलती है कि इसको कम करके बिल्कुल पास वाले जो डिस्ट्रिक्ट है वहां तक ही कर दीजिए ना। और ये एक डिबेट है, और ये है क्यों, इससे क्या होगा, इससे ये हो रहा है कि जैसे ही यदि आप वो करेंगे, एरिया को रिड्यूस करेंगे, तो इसका मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो है रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन, आपको पता है कि एनसीआर एरिया में बहुत सारी दिक्कत है, किससे संबंधित है, पोल्यूशन से संबंधित है ना। जब भी दिल्ली में ज्यादा पोल्यूशन होता है तो एनसीआर का जो एरिया आसपास, वहां पर कोई भी हो, माइनिंग हो, व्हीकुलर एमिशन हो, गाड़ियों के रोकथाम की, गाड़ियां जो चलती हैं उनके, वो डीजल गाड़ियां होंगी, 10 साल से ज्यादा की नहीं होंगी, डीजल की होगी तो उसमें इतना लिमिट होगा, वो BS4 होनी चाहिए, BS5 होनी चाहिए, किस प्रकार से होंगी, ये सारे के सारे नॉर्म्स एप्लीकेबल हो जाते हैं एनसीआर एरिया में। वहां पर राज्य सरकार की ताकतें थोड़ी सी सीमित होने लगती है, और केंद्र सरकार की जो ताकतें और नेशनल कैपिटल रीजन की जो ताकतें वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इसीलिए जो स्ट्रिक्ट जो कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग हो गया, व्हीकुलर एमिशन हो गया, बैन इन द कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि करनाल हो गया, जींद हो गया, भिवानी हो गया, ये सब होने लगता है एनसीआर रीजन में। तो इसीलिए हरियाणा चाहता है कि ये जो लिमिटेशंस हैं ये कम हो, और ये तभी हो सकती है जब एनसीआर का जो एरिया है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। और इसीलिए कॉन्सेंट्रेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्लोजर टू द हरियाणा। एनसीआर का रीजन यदि क्षेत्र यहां पर हो और वो फोकस केवल यहां पर करे,
तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास ज्यादा बेहतर होगा, और जो ये ओवरलैपिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। तो ये हो गया मेंस से रिलेटेड आपके पास एक इशू। क्लियर? अब चलिए देखिए, ऐसे ना जीएस पेपर 2 में पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में, प्रशासनिक जो संरचना है। हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट है? सबसे पहले कुछ समय पहले, अभी दिसंबर 2025 से पहले हमारे पास 22 जिले थे, अभी टोटल 23 जिले हो चुके हैं, मतलब 22+1। एक कौन सा ऐड हुआ? हांसी। वो किसको काट करके हांसी हुआ है, मतलब किसका क्षेत्रफल से बना है ये, उसको अलग करके, वो है हिसार से। जब हम हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीजों को कैटेगराइज करके, मतलब कुछ क्षेत्र को कैटेगराइज करके, जैसे अंबाला हो गया है एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, फरीदाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया, हिसार हो गया, करनाल हो गया, रोहतक। यदि हम ऐसे इसको कैटेगराइज कर लेते हैं तो चीजें कुछ आसान हो जाती है। कैसे? जैसे कि ये देखिए, ये आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ हरियाणा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में एक है अंबाला डिवीजन। आपको रफ आइडिया होना चाहिए, ऐसे कनेक्ट करके पूछ सकता है कि अंबाला एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट है। तो जब आपको ये पता है कि यार अंबाला के आसपास के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, और आपके पास ऑप्शन में मान लीजिए यहां पर हिसार दिया हुआ है, तो आप उसको वैसे ही कैंसिल कर देंगे। तो आपको रटना नहीं है, आपको ये देखना है कि अंबाला एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में आसपास के कौन से डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। भाई हो सकता है, ये यहां पर हो गया पंचकुला, हो गया अंबाला, तो होगा ही, यमुनानगर, ये 3 तो 100% है। जब हिसार से पूछा जा रहा है हिसार के बारे में, तो आपको रफ आइडिया है इस ब्लू वाले एरिया से कि यस कौन कौन से, यहाँ फतेहाबाद हो गया, हिसार हो गया, यहां पर इधर सिरसा हो गया, हांसी हो गया, ये सब किस में आ गया? हिसार डिवीजन में आ गया। उसके बाद कौन सा हो गया? गुरुग्राम डिवीजन। गुरुग्राम में कौन कौन से आएंगे? ठीक है, गुड़गांव हो गया, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि यहाँ पर है। फरीदाबाद में कौन कौन से आ गए? फरीदाबाद भी हो गया, यहाँ पर नू है, और यहाँ पर पलवल हो गया, वो भी आ गया। जब हम रोहतक में देखते हैं तो रोहतक में कौन से आ गए? ये सारे के सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट आए, ये सब ये। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन यदि चीजें समझनी है, पहली बात तो मैच द फॉलोइंग करके आपके पास आ सकता है। इन सबको आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि अंबाला डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, करनाल डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, हिसार डिवीजन में आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, रोहतक, फरीदाबाद और गुड़गांव डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, सारा आइडिया होना चाहिए। अब हम और आगे चलते हैं, देखिए, और इन सब के लिए अगेन एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए इस मैप का। इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता कि आपको मैं बैठ करके एक एक पॉइंट यहां पर रटवाऊं कि देखिए ये सोनीपत हो गया, इसके जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो पानीपत हो गया, इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो करनाल हो गया। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एसपी के स्पीक, तो स्पीक मतलब सोनीपत, पानीपत, वो क्या हो गया कि वो मैं आपको इस तरीके से आपके दिमाग को कमजोर कर रहा हूं कि मैं आपको निमोनिक बना करके दे रहा हूं। मैं आपको बच्चा समझ रहा हूं कि बेटा इसे ऐसे ऐसे रटते हैं, इसको ऐसे नहीं रटते हैं। मैं बस आपको ये बता सकता हूं कि ये कंटेंट है, प्रीलिम्स में ऐसे पूछा जाता है, यहां से ये पॉइंट आएगा, मेंस में ऐसे आपका दिमाग खुलना चाहिए, ऐसे प्रश्न मेंस में आ सकते हैं। आपको इन इश्यूज पे सोच विचार करना है और ऐसे सोच विचार आपको करना है। ये रहा कंटेंट, अब आप करिए उसको, ये लीजिए बैठिए, ये पूरा का पूरा, अब आप अपने रिवाइज करिए अपने आप बैठ करके, उसको निमोनिक जैसे बनाने हैं वो खुद से करिए। लेकिन मैं यहां पर बैठ करके आपको निमोनिक बना करके बताऊंगा तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो मेन स्पेसिफिक तो मैं कुछ करके ही नहीं लेके आया ना, मैं तो सारा का सारा काम आपके ऊपर छोड़ दिया कि मैं बैठ के रटवा रहा हूं आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ नू हो गया, यहाँ पलवल हो गया, फरीदाबाद, नू, पलवल, फरीदाबाद। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नदन मोस्ट कौन सा है? पंचकुला। सदन मोस्ट कौन सा है? नू। इस साइड में सिरसा, इस साइड में यमुनानगर। आपको ये सारे के सारे पता होने चाहिए। आपको लैंडलॉक्ड के बारे में भी चर्चा की थी, लैंडलॉक्ड भी पता होना चाहिए। रोहतक हो गया, उसी के साथ हांसी अभी लेटेस्ट बनाइए हो गया, चरखी दादरी हो गया, ये भी पता होना चाहिए आपको कि ये किसी के साथ भी अपनी जो सीमा है वो साझा नहीं करते हैं, किसी भी राज्य के साथ भी, और इंटरनेशनल बाउंड्री तो हमारी किसी भी उसमें है ही नहीं। चलिए अब देखिए, ये जितने भी हैं आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। अंबाला जो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? अंबाला तो है ही, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र पता होने चाहिए आपको कंठस्थ। फरीदाबाद में कौन से? फरीदाबाद, पलवल और नू, तीनों पता होने चाहिए। उसके बाद मैच द फॉलोइंग करके पूछ सकता है भैया। गुरुग्राम में, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, तीनों पता होने चाहिए।
हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। हिसार में कौन कौन से? हिरसा, वो हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद। ऐसी करनाल में करनाल, पानीपत और कैथल। और रोहतक, रोहतक में सबसे ज्यादा है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन से डिवीजन में है, वो है रोहतक में। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी। एरिया वाइज, क्षेत्रफल वाइज भी ये डिवीजन सबसे ज्यादा बड़ा है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। चले, डिवीजन बिल्कुल क्लियर हो गया, टोटल डिस्ट्रिक्ट क्लियर हो गए। डिस्ट्रिक्ट से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स में, वो भी देख लिया। मेंस में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी देख लिया। दो इशू है मेंस में, कैसे कि क्या हमें और भी बहुत छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बनाने चाहिए क्या? हरियाणा में अगर कुछ क्षेत्रफल, कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है उनका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बड़ा है, तो प्रशासन में समस्या आ रही है, क्या बनाने चाहिए? तो आप बोलेंगे हाँ, पक्ष में। फिर यदि आपसे पूछा हुआ है तो फिर आप ये भी बताएंगे, विपक्ष में भी चीजें बताएंगे, फिर आप एक बैलेंस्ड अपना आंसर देंगे। लेकिन इन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इश्यूज क्या है। दूसरा इश्यू क्या है? दूसरा है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीआर का जो इश्यू है ये है। तो जब भी हम डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो इन दो चीजों को मेंस के संबंधित और मेन से कनेक्ट करके कवर करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, फाइनली अब नई स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए, की डिस्ट्रिक्ट के जो फैक्ट हैं वो भी देखने आपको। जैसे लार्जेस्ट कौन सा हो गया? सिरसा। यदि हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट हो गया फरीदाबाद। आजकल ऐसे फैक्ट पूछने बंद कर दिए और मुझे लगता भी नहीं है कि आने वाला जो समय होगा उसमें आपसे ऐसे फैक्ट पूछे भी जाएंगे, क्योंकि इस बार का 2026 का प्रीलिम्स का जो पेपर था दैट वाज ब्यूटीफुली बैलेंस्ड। उसमें प्रीलिम्स में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जिसमें फैक्ट भी थे प्लस कॉन्सेप्ट्स भी थे। इंडियन मॉनसून, द अराइवल ऑफ द इंडियन मॉनसून को अरावली सिस्टम से कनेक्ट करके ऐसा बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाया था उन्होंने। एक क्वेश्चन फिजियोग्राफिक डिवीजन से आया था, बड़ा सुंदर क्वेश्चन बना रखा था। एक मार्कंडा रिवर से भी कनेक्ट करके प्रश्न बना रखा था। और सारे के सारे ऐसे प्रश्न थे जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड थे, फैक्चुअल वो नहीं थे। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपके कॉन्सेप्ट डिमांड करते हैं। फैक्ट तो है ही, थोड़े बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, प्लस कॉन्सेप्ट पे यदि ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी पकड़ है ना, तब वो आपसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, लार्जेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया। लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट में रोहतक, चरखी दादरी, हांसी। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें ऐड कर लेना भाई हांसी को। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हमने देख लिया, अब हम आगे चलते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन। एक बार मैं बता दूं आपको कि ये जो ज्योग्राफी होगी, हरियाणा का भूगोल, ये 3 सेशन में कवर करेंगे हम। आज पहला था, फिर उसके बाद एक और सेशन आएगा, फिर एक और आएगा, ऐसे फिर उसके बाद हम हिस्ट्री की तरफ चलेंगे, फिर उसके बाद हम लोकगीत, और ऐसे करते 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 धीरे धीरे हम हरियाणा जीके को कवर करेंगे भाई। अब आता है द फिजियोग्राफिक डिवीजन, मतलब भू आकृति जो क्षेत्र है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, भू आकृति क्षेत्र में हम 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करेंगे। लेकिन ये फिजियोग्राफिक डिवीजन जो स्टडी किसके स्टडी पे आधारित होगी, मतलब किसकी क्लासिफिकेशन होगी? डॉक्टर ओपी भारद्वाज क्लासिफिकेशन। और उन्होंने कहा कि हरियाणा को यदि आपको फिजियोग्राफी को पढ़ना है कि कहां पर पहाड़ है, कहां पर प्लेन है, कहां पर मट्टी के टीले हैं, कहां पर अरावली माउंटेन रेंज है, तो उन्होंने कहा कि हम 5 भाग में इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि 5 फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ हरियाणा। सबसे पहला हो गया शिवालिक, दूसरा हो गया शिवालिक के जस्ट क्रॉस करती नीचे की तरफ आओगे आप तो पेडिमेंट्स, मतलब गिरिपद। उसके बाद आता है एलुवियल प्लेन, उसके बाद एक और है साउथ वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स, और एक आता है अरावली रीजन। और इससे कनेक्ट करके एक प्रश्न आया था इस बार 2026 में कि भाई बागड़ क्या है। उस ये जो पेडिमेंट्स हो गया और मार्कंडा रिवर, यहां से भी प्रश्न आया था एक। अरावली से भी प्रश्न आया था एक, अरावली को साउथ वेस्ट मॉनसून से कनेक्ट करके उसने प्रश्न बना दिया था एक नया। और सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न थे। अब चलिए आगे, अब देखते हैं एक एक करके इन सबको। देखिए भाई, यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, इसको देखते हैं। देखिए, जब हम शिवालिक देखते हैं तो शिवालिक आप ये समझिए कि हरियाणा के जो नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पर हो गया पंचकुला, हो गया अंबाला, हो गया यमुनानगर, हो गया, बस यहीं तक ही सीमित है। बल्कि जो ये यमुनानगर और पंचकुला हो गया, यहाँ पर ही शिवालिक पहाड़ियां हैं। और शिवालिक पहाड़ियां भी यहाँ पर मोस्टली बिल्कुल नदर्न मोस्ट जो हरियाणा है यहाँ पर शुरुआत होती है। तो इसका मतलब जब हम शिवालिक पहाड़ियों की बात करते हैं तो शिवालिक पहाड़ियों का जो क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र है कुछ, यहां पर है शिवालिक पहाड़ियां में। सबसे पहला, जब हम शिवालिक पहाड़ियों को क्रॉस करके आते हैं तो यहां पर हमें मिलता है पेडिमेंट्स, जिसको हम गिरिपद बोलते हैं। गिरिपद का मतलब कैसे होता है कि जब आप पहाड़ियों से नीचे की तरफ आते हैं ना, तो पहाड़ियों से जब नीचे की तरफ आते हैं तो आपको, जिसको हम बोलते हैं द फुट हिल ऑफ द हिमालय। यदि आपको इसको विजुअलाइज करना है तो ये देखिए, इस इमेज को देखिए,
यहां से विजुलाइज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये होगी शिवालिक पहाड़ियां। यहां पर ये जो रीजन हो गया ना, ये जो क्षेत्र हो गया, इसको आप पेडिमेंट्स बोल सकते हैं। इसकी समस्या क्या है? इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहां से आने वाली जो भी नदियां होंगी, बारिश का जो पानी होगा वो आने के बाद नीचे यहां पर कटाव करेगा, और इस क्षेत्र में सोइल इरोजन, खास करके जो गली इरोजन है वो बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि इसके इरोजन को रोके कैसे, मृदा के जो कटाव का वो रोके कैसे, क्योंकि उसमें जो मानसून का जब टाइम आता है तो फ्लैश फ्लड की भी यहाँ पर समस्या आती है, क्योंकि जैसे यहाँ पर बारिश ज्यादा हुई, शिवालिक की पहाड़ियों पर बारिश ज्यादा हुई, वो सारा का सारा पानी इकट्ठे होकर के पेडिमेंट की तरफ आएगा, और यहाँ पर कुछ भी चीज हुई तो यहाँ पर बाढ़ की समस्या भी आ सकती है कभी कभी। और ये इसको ठीक करने के लिए, जैसे कि फिजियोग्राफिक पेडिमेंट जो रीजन है ना, भू आकृति, यदि हम देखें इसमें, इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? जैसे इसको चोबी बोलते हैं, और इनको ठीक करने के लिए एक प्रोजेक्ट है, सोइल कंजर्वेशन एंड द चो कंट्रोल प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या करें भाई, कैसे इसको रोके? आप एक काम करिए ना, जो पानी बहुत तेज स्पीड से आ रहा है, आप उसमें छोटे छोटे चेक डैम्स लगाइए ना। जब छोटे छोटे चेक डैम्स लगाएंगे तो पानी धीरे धीरे नीचे आएगा, मट्टी का कटाव इतना कर नहीं पाएगा, और हम इसी को ही बोल रहे हैं सोइल कंजर्वेशन एंड द छो कंट्रोल। अब ये क्या है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये छो क्या है। जब ये पानी नीचे की तरफ आता है तो ये गली की तरह इरोड करता है, मतलब गली इरोजन, मट्टी का इतना कटाव करता है कि ये मौसमी जो धाराएं हैं ये छो का निर्माण करती हैं, जिसको लोकल भाषा में हम बोलते हैं। इनको कैसे कंट्रोल करें? इनको आप चेक डैम के थ्रू कंट्रोल करिए। चेक डैम कैसे इंप्लीमेंटेड? एक यहां पर स्कीम है, जैसे पीएम कृषि सिंचाई योजना, उसी के अंतर्गत बायो इंजीनियरिंग के कुछ भी जो मेथड्स हैं, मेजर हैं, उनके थ्रू आप चेक डैम बनाइए ऐसे छोटे छोटे, ताकि ये जो सीजनल स्ट्रीम्स हैं, जिसको हम छो बोलते हैं, इनके थ्रू गली इरोजन, इनके थ्रू जो गली इरोजन होता है उसको हम रोक पाए, उसको कंट्रोल कर पाए। अब यहां से मेंस का प्रश्न क्या आ सकता है? मेंस का प्रश्न यह आ सकता है कि हरियाणा की फिजियोग्राफी से संबंधित जो भी ऐसी जो चीजें हैं, जो प्रॉब्लम है, जो कि हरियाणा में कृषि के विकास को रोकती है, कृषि के विकास में बाधा बनती है, उनको आप वो करिए, हाईलाइट करिए, और उनके समाधान के बारे में चर्चा कीजिए। ये लीजिए, हो गया। अब जब ये प्रश्न आएगा तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन आपसे ये चर्चा करेगा कि ये जो प्रश्न था, ये ज्योग्राफी का प्रश्न था, बस हमने हरियाणा स्पेसिफिक उसको बना करके आपसे पूछ लिया। आप ये समझेंगे कि शायद इंडियन ज्योग्राफी से पूछेगा, उसने पूछ लिया आपसे हरियाणा ज्योग्राफी से संबंधित, या आपसे पूछा इंडियन ज्योग्राफी है, आपने उदाहरण उसमें एक हरियाणा ज्योग्राफी का एंगल उसमें ऐड कर दिया, आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। ऐसे मेंस में आपके स्कोर ज्यादा आएगा। ऐसे हरियाणा जीके को आपको मेंस से कनेक्ट करके पढ़ना है। दिस इज द वे हाउ यू शुड बी स्टडीइंग द थिंग्स। जब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी नदियां हैं। मारकंडा हो गया, टंगरी हो गया, घग्गर रिवर हो गई, यमुना रिवर होगी। आपको यह भी पता होना चाहिए कौन कौन से उसके उनके ऊपर डैम है, कौन कौन से बैराज है। लेकिन जब हथनीकुंड बैराज आप पढ़े, यमुना नदी के बारे में पढ़े, तो आपको यह पता होना चाहिए कि यमुना के पानी को दिल्ली के साथ साझा करते समय कौन कौन सी हरियाणा और दिल्ली के बीच बीच में समस्या आती है। हथनीकुंड बैराज का जो पानी है वो शेयर कैसे करता है हरियाणा और दिल्ली, ये मेन स्पेसिफिक हो गया। हो सकता है जीएस 2 में पूछे, हो सकता है जीएस 1 में पूछे। यमुना से संबंधित हरियाणा और यूपी में क्या क्या लड़ाइयां चल रही है, क्योंकि यमुना के आसपास का जो बैंक है, क्योंकि यमुना प्लेन में आ जाती है ना यहां पर। भाई जब आप देखते हैं ये जो बाउंड्री है, ये हो गया हरियाणा, ये हो गया हरियाणा, ये हो गया यूपी। तो जैसी प्लेन में, मतलब हरिद्वार क्रॉस करके और शिवालिक क्रॉस करके जब हरियाणा का जब ईस्टर्न बॉर्डर बनाती है ना यमुना, तो यूपी और हरियाणा का बॉर्डर बनता है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इस क्षेत्र में सैंड माइनिंग की बड़ी समस्या है, सैंड की समस्या है, वाटर शेयरिंग की समस्या है। यूपी और हरियाणा की जो बाउंड्री है वो यमुना नदी बनाती है, तो यमुना का कोर्स यदि शिफ्ट होगा तो फिर बाउंड्री कैसे डिसाइड होगी? उसके लिए प्रॉपर डिमार्केशन होना चाहिए। भाई इन दो राज्यों के बीच में, यूपी और हरियाणा के बीच में जो ये जो बाउंड्री है, ये कौन डिसाइड करता है? यमुना नदी। अब यमुना नदी ही यदि अपना रास्ता बदलेगी बार बार तो बाउंड्री कौन डिसाइड करेगा? तो उसके लिए प्रॉपर जीआईएस बेस्ड मैपिंग होनी चाहिए, ताकि रिवर कोर्स यदि शिफ्ट हो तो ये ना हो कि दो स्टेट के बीच में कोई संघर्ष हो रिसोर्स को लेकर के। क्योंकि यदि रिवर शिफ्ट की, यदि रिवर थोड़ी सी भी इधर गई यूपी के साइड में, तो यूपी का एरिया थोड़ा सा कम हो गया। यदि हरियाणा की तरफ गई तो हरियाणा का एरिया थोड़ा सा कम हो गया, यूपी का बढ़ गया। तो यूपी के पास
यमुना रिवर के एक्स्ट्रा रिसोर्स आ जाते हैं लैंड माइनिंग के। ये दोनों के बीच में लड़ाई होती, संघर्ष होती है। इसको सोल्व कैसे करें? फिर इसको सोल्व करने के लिए आप एक काम करिए, आप इस तरीके से ये लेकर के आइए, जैसे मैपिंग बेस्ड प्रोजेक्ट आप लेके आइए। देखिए अभी डिस्कस करते हैं, ऐसे मैपिंग बेस्ड प्रोजेक्ट लेकर के आइए। और यही चीज मैंने कहां पर ये यहां पर सारी की सारी चीज समझा रखी है। ये हो गया यूपी हो गया, ये हो गया हरियाणा जिसमें करनाल और यमुनानगर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ये हो गया। ये कौन सी है? ये यमुना नदी हो गई। यमुना नदी कैसे करती है? अपना कोर्स थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करती है। अरे 100 फीट भी या 100 मीटर भी शिफ्ट हो गया तो सोचिए वहां पर कितनी मिट्टी होगी। एक स्टेट का तो काफी रेवेन्यू है वहां पर, हो सकता है कोई और दूसरे रिसोर्सेज मिल जाए वहां पर। दिस इज द वे हाउ यू शुड बी कवरिंग द थिंग। ऐसे आपको सारी की सारी चीजें भाई कवर करनी है आपको। आज के दिन वो चीजें नहीं रही कि आप बेसिक में थोड़ा सा पढ़े और उसके बाद रट के और चले जाए, नहीं, पूरा कवर करना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। देखिए नाउ, अब सबसे पहला हो गया शिवालिक, हमने देख लिया। दूसरा कहां पर हो गया? पेडिमेंट। और अब हम शिवालिक और पेडिमेंट से संबंधित कुछ जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है? शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उसमें नदन, ये कहां कहां पर है? नदन पंचकुला में हो गया, अंबाला में हो गया और यमुनानगर में हो गया, हम देख चुके हैं। उससे संबंधित अगला पॉइंट क्या है? हाईएस्ट पीक आपको याद करनी है। शिवालिक की हाईएस्ट पीक जो हरियाणा में, वो करोह की चोटी, ये लगभग 1400 मीटर इसकी हाइट है और ये मोरनी हिल्स में है। जब हम देखते हैं रोल, ये क्या है? मेन रोल क्या है यहाँ पर? सीजनल रिवर्स, जैसे कि घग्गर हो गई, जैसे कि मरकंडा हो गया, टंगरी रिवर हो गई, ये सारी की सारी यहीं से ही ओरिजिनेट होती है, फिर हरियाणा की तरफ आती है। और यदि हम जियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जैसे कि सैंडस्टोन हो गया, क्ले हो गया, कॉन्ग्लोमरेट्स हो गया, ये सारे के सारी चीजें मिलती है, मिनरल्स ये सारे यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो शिवालिक से संबंधित जो भी मेन पॉइंट है वो ये सारे लिखे हुए हैं, आपको ये याद करने में, ठीक है। अब हम चलते हैं पेडिमेंट से संबंधित, गिरिपद से संबंधित। लोकल नाम इसका क्या है? घर और कंगड़ी, ये आपको पता होना चाहिए। स्थानीय नाम। फीचर्स की बात करें तो लाई बिटवीन द शिवालिक एंड द फ्लैट प्लेन। कहां पर कैसे देखते हैं एक बार, देखिए हमने अभी तक क्या चर्चा की? हमने अभी तक ये चर्चा की कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहां पर है शिवालिक। गिरिपद की, पेडिमेंट्स की बात करें तो पेडिमेंट्स कहां पर है? यहां तक है पेडिमेंट्स, और भी थोड़ा सा कम एरिया है। उसके बाद जो प्लेन है, प्लेन कहां पर है? अदर जो क्षेत्र है, जैसे ये पूरा का पूरा हो गया प्लेन का एरिया हो गया, रफली प्लेन का एरिया हो गया। उसके बाद क्योंकि हमने 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ा है तो लगे हाथ देख लेते हैं। ये देखिए, फोर्थ क्या आ गया? साउथ वेस्टर्न सैंडी प्लेन, और फिफ्थ क्या आ गया? अरावली रीजन। जब हम सैंडी उसकी बात करते हैं ना, क्षेत्र की बात करते हैं, तो उसका एरिया कौन सा है बेटा? उसका एरिया है ये वाला एरिया हो गया, जो ये रफ है, ये एरिया हो गया। और जब हम अरावली रीजन की बात करते हैं ना, कि पांचवा जो है अरावली क्षेत्र कहां है भाई? अरावली क्षेत्र, क्योंकि अरावली पहाड़ियां यहां राजस्थान से होते हुए और ऐसे यहां तक आती हैं, ऐसे ये अरावली क्षेत्र, यहां पर भी है, अरावली महेंद्रगढ़ साइड में भी ये आ गया अरावली रीजन, यहां पर आता अरावली। तो दिस इज कॉल्ड द 5 फोल्ड डिवीजन, फिजियोग्राफिक डिवीजन, जिसमें सबसे पहला कौन सा आ गया? शिवालिक आ गया। ये कौन सा है? पेडिमेंट्स हो गया। ये कौन सा है? प्लेन हो गया। ये कौन सा हो गया? सैंड वाला हो गया। और दिस वन इज अरावली। डन। अब आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स जो बचे हुए थे वो देखते हैं। पेडिमेंट में और क्या बचा हुआ है? टेरेन कैसा है इसका? स्टीप सीजनल रिल्स कॉल्ड एज छोज, ये यहां पर है। और सोइल कंजर्वेशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए यहां पर फैन डिपॉजिट्स होते हैं। लीव्स ग्रेजुअली फैन डिपॉजिट्स, क्योंकि सोइल का कटाव होता है ना, मिट्टी का इरोजन होता है। सोइल इरोजन वो इकट्ठा होने के बाद पहले क्या बनाएगी? गली लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम गली इरोजन बोलेंगे। और प्लस कुछ जो सैंड और ग्रेवल होंगे, मतलब मोटे मोटे पत्थर होंगे, वो भी यहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, सॉरी, एक और यहां पर चल रहा है कि शिवालिक हिल में, शिवालिक हिल से संबंधित यदि कोई पॉइंट आया, यदि मेंस में कोई चीजें आई तो क्या आ सकता है? देखिए, ये आ सकता है जीएस पेपर 3 में हरियाणा में, कि यदि हमें यमुनानगर हो गया, अंबाला हो गया, इन सब रीजन्स को और इन सब डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना है, तो हमारी डेवलपमेंट और विकास की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? आप क्या बताएंगे? फैक्ट्री खोल सकते हैं क्या? नहीं,
आप क्या बोलेंगे, यार यहाँ पर जंगल बहुत ज्यादा है, फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है, ये इको सेंसिटिव एरिया है, तो क्या यहाँ नॉर्मल डेवलपमेंट जैसा कि यहाँ पर है, हरियाणा में हो गया, फरीदाबाद में हो गया, क्या इससे काम चल जाएगा? क्या आप बोलेंगे नहीं। तो फिर कैसे होना चाहिए? इसके लिए अलग से स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कैसे? जैसे कि मोरनी हिल इको टूरिज्म प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार भी लेके आएगा, प्लस आपने इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में ऐसे आय के साधन ढूंढ लिए जो कि यहाँ के क्षेत्र के अनुकूल है। अब हम क्या करते हैं, प्रीलिम्स के लिए इसको रट्टा मारते हैं कि मोरनी हिल इको टूरिज्म प्रोजेक्ट ये कहां पर है, इसके मेन पॉइंट क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट है, ये पॉइंट करके आगे बढ़ गए, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि विश्लेषण नहीं किया मुख्य परीक्षा से संबंधित। अब प्रीलिम्स में क्या पूछता है, इनिशिएटेड बाय हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। गोल क्या पूछ सकता है, प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म, हिमालयन जो सिस्टम है उसको भी प्रोटेक्ट करता है, सोइल कंजर्व करता है। लेकिन आप सोचिए इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना ही करना है, क्योंकि हम नॉर्मल डेवलपमेंट लेके आ नहीं सकते, फैक्ट्रीज खोल नहीं सकते, क्योंकि ये क्षेत्र अलाउ करेगा नहीं। लेकिन लोगों को रोजगार चाहिए, तो फिर रोजगार कैसे? यहाँ के क्षेत्र से अनुकूल क्या चीज हो सकती है? इको टूरिज्म सबसे बेस्ट है, क्योंकि साउथ हरियाणा के लोगों को अगर यदि घूमने के लिए जाना है तो यहाँ पर जाइए ना, आप घूमने के लिए लीजिए, बारिश भी ज्यादा होती है, आपको घूमने के लिए भी मिलेगा, मोरनी हिल भी है, 2 दिन की पिकनिक हो जाएगी, एक या 2 दिन की। इससे संबंधित है ये चीजें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलिए नाउ अब देखिए, अब हम देखते हैं, 2 हम देख चुके हैं, एक शिवालिक देख चुके हैं, एक है पेडिमेंट देख चुके हैं, तीसरा आता है एलुवियल। एलुवियल जो हार्टलैंड है उसको देखते हैं, जलोढ़। उसमें 3 मेन आपको पॉइंट याद रखने कि बांगड़ क्या है, खादड़ क्या है, और अंचाई जो दलदल है वो क्या है, अंकाई दलदल। भाई बांगड़ क्या होता है कि हायर और ओल्डर एलुवियल होता है प्लेन अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन, इसमें कंकड़ भी मिलते हैं, मतलब नदियों के पास, जैसे मान लीजिए ये एक नदी है, तो जब हर साल बाढ़ आती है ना, नदी का पानी कभी भी जैसे ओवरफ्लो होगा, तो यहाँ पर नदी में जितनी भी मिट्टी होंगी वो धीरे धीरे डिपॉजिट होंगी, यहाँ पर इस साइड डिपॉजिट हो गई, 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 तो ये मैदान बनेंगे, यहाँ पर मैदान बन गए यहाँ पर। लेकिन क्या होता है कि ये जो पहले जो मैदान बने हुए थे इसी नदी के कारण, यहाँ पर इनको हम क्या बोलते हैं, बांगड़ रीजन हो गए, ओल्डर एलुविलियम यहाँ पर हो गया, बांगड़ रीजन हो गया ये। और ये जो नई जो बनी हुई ना, ये वाली जो अभी पहले बनाई थी, इसको हम बोलते हैं खद्दड़, लो लाइंग फ्लड प्लेन अलोंग द यमुना एंड घग्गर, इसको क्या बोले, खद्दड़ और बेट, याद रख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही पॉइंट। और ये क्या हो गया, अंकाई दलदल, लो मतलब लोवेस्ट एलिवेशन एरिया, ऐसा क्षेत्र जो दलदल वाला एरिया है, जिसमें पानी भरा हुआ रहता है। ये आपको मिलेगा कहां पर, मार्शी ट्रैक्ट इन द एक्सट्रीम इन द वेस्टर्न सिरसा, मतलब जो सिरसा है, एक मिनट सॉरी, ये देखिए, ये होगी इस साइड में सिरसा है, तो वेस्टर्न सिरसा में ये जो दलदल वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं अंकाई। ये एज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना भाई, अंकाई दलदल, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, 3 के बाद अब 4th पे आते हैं, और ये आता है एरिड साउथ एंड एंशिएंट हिल। ये कौन सी है, ये हो गया द साउथ वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स सबसे पहला, और दूसरा आ गया अरावली रीजन। सैंडी रीजन कहां पर है, ये थार डेजर्ट से इन्फ्लुएंस है, क्योंकि आपको पता है ना राजस्थान से कनेक्ट है। राजस्थान से कौन सा क्षेत्र कनेक्ट है, ये वाला क्षेत्र कनेक्ट है राजस्थान से, ये जो वेस्टर्न पार्ट वाला हो गया, ये थोड़ा सा सिरसा का पार्ट हो गया, ये हिसार का पार्ट हो गया, इधर ये महेंद्रगढ़ का पार्ट आ जाता है, ये रेवाड़ी का, गुड़गांव का क्षेत्र आ जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है ये राजस्थान से कनेक्ट है, तो इसीलिए ये सैंडी है। अच्छा, इसी क्षेत्र में बागड़, एक वो बोलते हैं प्लेन, बागड़ एरिया बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सैंड ड्यून्स है, ऐसे रेत के टीले हैं जो कि अपना एरिया और अपना लोकेशन जो चेंज करते हैं, क्योंकि हवा के साथ मिट्टी उड़ती है, वो जाकर कहीं और डिपॉजिट हो जाती है, तो अपना एरिया क्षेत्र चेंज कर लिया, इसको लोकल भाषा में बागड़ बोलते हैं। ये प्रश्न पूछा था, ये देखिए इस बार के प्रीलिम्स में, ये देखिए इस बार के, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द बागड़ ट्रैक्ट ऑफ हरियाणा। बागड़ क्या डिस्क्राइब करते हैं, ये क्या हो गया, द ड्राई सैंडी अपलैंड रीजन अलोंग द राजस्थान बॉर्डर फीचरिंग द शिफ्टिंग सैंड ड्यून। बताइए, टफ क्वेश्चन है क्या, नहीं आसान है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, चीजें सारी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है तो प्रॉब्लम आती है भाई, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और चीजें देखते हैं। देखिए यहां तक बिल्कुल क्लियर। अच्छा, इनको लोकल भाषा में टिब्बा भी बोलते हैं,
और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर पानी की, क्योंकि ये ना सेमी एरिड क्षेत्र में आता है, ये जो वेस्टर्न पार्ट है ना, सिरसा में तो इतनी कम बारिश होती है, लगभग 40-44 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, कभी और अच्छी होगी तो 55, ये भी मैंने ज्यादा बोल दी। तो सिरसा में जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है उसमें तो इतनी कम बारिश होती है, लेकिन ये बाकी जो महेंद्रगढ़ वाला रीजन हो गया, रेवाड़ी वाला, कुछ गुड़गांव का भी पार्ट हो गया, यहाँ पर बारिश कम मिलती है, हिसार का भी पार्ट हो गया, सिरसा, इस साइड में बारिश कम है। तो बारिश कम है तो वहां पर वाटर कंजर्वेशन की बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेरी जो पानी है ना, दो सैंड ड्यून्स, दो मट्टी के टीले के बीच में ये जो जगह है यहाँ पर पानी भर जाता है और बारिश के दौरान, इसको हम लोकल भाषा में बावली बोलते हैं। ताली और बावली, ये पॉइंट याद रखना, ताली और बावली क्या है, प्रीलिम्स में हो सकता है कि कनेक्ट करके पूछ लिया जाए। अब हम अरावली रीजन पे आते हैं। सॉरी, अरावली रीजन को हम अवशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं। पहली बात तो आपको डिस्ट्रिक्ट पता होनी चाहिए, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में अरावली है। सबसे पहला क्या हो गया, गुड़गांव हो गया, नूह हो गया, रेवाड़ी हो गया, और महेंद्रगढ़ का भी पार्ट है, कुछ चरखी दादरी का भी पार्ट है, जो सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है ना हरियाणा के, उन सब में। देखिए भाई, ये देखिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, यहां पर है अरावली। अरावली, अरावली को क्या बोलते हैं, रेलिक्ट माउंटेन्स। उसके साथ यदि हम देखें, अरावली की हाईएस्ट पहाड़ी जो हरियाणा में, वो है ढोसी की पहाड़ी है, कहां पर मिलेगी, नारनौल में। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखना, ये चैवंड ऋषि से संबंधित है। चैवंड ऋषि किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, एचएसएससी ने पूछा था, हो सकता है एचपीएससी भी पूछ ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, अरावली से संबंधित ये भी प्रश्न आया हुआ है कि साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा रिसीव सिग्निफिकेंटली लेस मॉनसूनल रेनफॉल कंपेयर्ड टू द नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। बताइए ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे इस वाले प्रश्न का आंसर चाहिए, देखते हैं कौन बताता है। क्योंकि जब तक आपको इंडियन मॉनसून के बेसिक्स नहीं पता, इंडियन मॉनसून के बेसिक्स नहीं पता आपको, द अराइवल ऑफ द इंडियन मॉनसून, द बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड द अरेबियन सी ब्रांच, और उससे अरावली जो पहाड़ियां हैं वो कनेक्ट अगर आपको नहीं करना आया तो ये प्रश्न आपसे जल्दी से बनेगा नहीं। इसीलिए ये प्रश्न इसलिए मैं लेकर के आया हूं कि ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट्स भी पूछ रहा है, केवल फैक्ट फैक्ट के पीछे मत भागना। हरियाणा जीके में अगले बार 100% मेंस का आ सकता है, 20%, 25% पेपर पूछ सकता है। फिर आप पूछेंगे यार ये कैसा प्रश्न पूछ लिया, ऐसे तो कभी देखे ही नहीं कि हरियाणा में नए डिस्ट्रिक्ट और बनाए या नहीं बनाए। बताइए, अपने विचार बताइए, हमने तो दिमाग ही नहीं लगाया। हमने तो नेशनल लेवल पे पढ़ा था कि नए स्टेट बनाए या ना बनाए, तब पढ़ा था हमने कि यूपी को काट करके 3 अलग अलग स्टेट बनाए या ना बनाए, कि बुंदेलखंड, एक बुंदेलखंड हो गया, अवध एक अवध हो गया, एक उधर गोरखालैंड, वो गोरखपुर साइड में हो गया, पूर्वांचल हो गया, बनाया या ना बनाया। ये तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ लिया, इसमें क्या पॉइंट लेके टाइम नहीं चल रहा। वो इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि इस तरीके से हमने हरियाणा जीके नहीं पढ़ी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, फिजियोग्राफिक पॉइंट में एक और चीज आ सकती है, जैसे कि माइक्रो इरिगेशन एंड सैंड ड्यून स्पेशलाइजेशन। जैसे आपको पता है कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला कौन सा सैंड ड्यून का एरिया है, फिजियोग्राफी। अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, हवा के चलते हुए सोइल इरोजन भी ज्यादा है, मृदा अपर्दन ना, बिकॉज ऑफ द विंड इरोजन वो भी ज्यादा है। प्लस खेतीबाड़ी का ये क्षेत्र है, खेतीबाड़ी में फिर मेरे को पानी की भी आवश्यकता है, मतलब मेरे को अपनी मट्टी को भी प्रोटेक्ट करना है, पानी की भी मुझे जरूरत है, लाई कहां से, करें कैसे। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट है, ये माइक्रो इरिगेशन एंड सैंड ड्यून स्पेशलाइजेशन प्रोजेक्ट। इसमें क्या है, आपको 2-3 चीजों पे ध्यान देना है। क्या है, एक्सपेंड द सोलर पावर ड्रिप इरिगेशन। आपको पता है कि पानी की कमी है, तो एक काम करिए, जितना भी पानी है उसको इतने एफिशिएंटली आप यूज करिए वाया कैसे, ड्रिप इरिगेशन। मतलब यदि आपने मान लीजिए यहाँ पर चावल, यदि आपने चना, इस बार चने की खेती की है, तो इस प्रकार से करिए ना कि चने के जो जड़ है उसी में आप पानी दीजिए थोड़ा, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू। पहला। दूसरा, सैंड ड्यून को स्टेबलाइज करिए ना। सैंड ड्यून को स्टेबलाइज कैसे, उनके ऊपर कोई छोटी छोटी घास लगा दिया आपने, ताकि जब हवा चले तो ये पानी, मतलब ये जो मट्टी है, ये उड़ करके दूसरी जगह ना जाए, ये सैंड ड्यून यहीं पर हो। तो इसको बोलते हैं सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन। कैसे, आपने छोटी छोटी घास लगा दी वहां पर, और भी बहुत सारे चीज होते हैं। तो आप एक काम करिए, सैंड ड्यून को पहले स्टेबलाइज करिए, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं से एक मट्टी का टीला उड़ करके आया और ये तो यहाँ पर आपकी फसल थी, यहाँ पर टीला बन गया, फसल कहाँ गई, टीले के नीचे दब गई। तो पहले आपको सैंड ड्यून को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, प्लस माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट भी लेकर के आइए, तब जाकर के आप इस एरिया का उद्धार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और इससे
डेजर्टिफिकेशन भी वो होता है, डेजर्टिफिकेशन भी कंट्रोल में आता है। अब चलते हैं आगे, फिजियोग्राफी में अरावली रीजन। अरावली रीजन में एक और चीज है, देखिए ये अरावली रीजन है, इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसकी दो तीन समस्या है, क्या है? एक तो यहां पर इलीगल सैंड माइनिंग बहुत ज्यादा है, उसी के साथ साथ इलीगल माइनिंग में अरावली को इस तरीके से उड़ा दिया गया कि पहाड़ियां थी उसको साफ कर दिया, समतल जमीन कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिए इससे संबंधित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाओ जाके निरीक्षण करके आओ, जाकर के देखा तो पहाड़ी थी ही नहीं वहां पर, कहां गई जी माफिया उड़ा के ले गए। प्रशासन क्या कर रहा था, बोले कोशिश करी थी लेकिन पता नहीं कहां चली गई। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो आपको यदि इस रीजन को रिस्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनिंग जो साइट है उनके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। यहां पर इस क्षेत्र में जो फ्लोरा एंड फोना उनको प्रिजर्व करो। अगर लोकल आपके पास इकोसिस्टम है इस क्षेत्र में अरावली में, तो आप उसको प्रोटेक्ट करो, तभी आप पूरे रीजन को प्रोटेक्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। अगर अरावली जो पहाड़ियां हैं हरियाणा में यदि पूरी की पूरी गायब हो गई, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार लोकल हिल तो सारी की सारी गायब हो गई, तो धीरे धीरे क्या होगा, राजस्थान से, वेस्टर्न राजस्थान में जो सहारा है, जो डेजर्ट है, वो इस साइड में आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन, वो होना शुरू हो जाएगा। अभी तो जो अरावली है वो तो रोक ले रहा है उसको, लेकिन धीरे धीरे यदि आप ऐसे करते रहेंगे तो रोक नहीं पाएगा, डेजर्टिफिकेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए ग्रेट बैरियर अगेंस्ट द डेजर्टिफिकेशन, ये क्या है, अरावली, और इससे संबंधित भी एक प्रोजेक्ट है। ये कहां पर, ये अभी हरियाणा HSSC के एग्जाम में पूछा गया था कुछ समय पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में, कि ऐसा एक प्रोजेक्ट है, कहां पर लेकर के आए, अरावली क्षेत्र में लेकर के आए या सिरसा में लेकर के आए, कहां पर, अरावली क्षेत्र में था। कैसे कॉन्सेप्ट को फैक्ट बना करके पूछ लिया, ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, आज के दिन अपने पढ़ने का तरीका चेंज करना है। चलिए अब हम ड्रेनेज बेसिन को देखते हैं। ड्रेनेज बेसिन में कुछ चीजें, ड्रेनेज बेसिन में सबसे पहला पॉइंट क्या है, ड्रेनेज बेसिन में सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको ये देखना है कि इस क्षेत्र का जो ढलान है वो कहां पर है। इस क्षेत्र में जो रिवर होगी वो इस साइड में जाने का प्रयास करेगी, क्योंकि उसके ढलान कुछ ऐसे है जैसे यमुना बेसिन बनाता है। अच्छा, इस क्षेत्र में जो रिवर है उसका ढलान कैसे है, उसका ढलान कुछ ऐसे है, उसका पानी कुछ इस साइड में जाएगा। यदि यहां पर कोई भी नदी है तो उसका पानी कहां जाएगा, उसका पानी यहां से यहां जाएगा, क्योंकि ढलान कुछ ऐसे है। इसको हम क्या बोलते हैं, लैंड लॉक ड्रेनेज। मतलब यहां पर क्या है, राजस्थान में जो बारिश का जो पानी है वो नालों के थ्रू, जैसे साहिबी रिवर हो गई, इंदौरी हो गई, ये सारी की सारी इन सबको बोलते हैं सीजनल रिवर। ये ओरिजिनेट कैसे होती है, सीजनल रिवर क्यों है, क्योंकि ये मानसून का जब पानी जब फ्लो होकर के एक बड़े एरिया का, जब वो छोटे स्ट्रीम के थ्रू, मतलब नालों के थ्रू होकर के जाता है, आप ये बोल सकते हैं सीजनल स्ट्रीम। सीजनल स्ट्रीम मतलब इनमें पानी तभी आता है जब मानसून का पानी इकट्ठा होता है इन क्षेत्रों में। इकट्ठा होने के बाद ये ऐसे चलते हुए आती है और कहीं जाकर के इस साइड में, जैसे मान लीजिए झज्जर और नजफगढ़ साइड में जाकर के, जैसे साहिबी रिवर है, वो जाकर के लुप्त हो जाती है। कहां चली गई, क्योंकि यहां पर जो पानी था बारिश का वो इकट्ठा होकर के वो न वो इनमें साहिबी रिवर में बहते हुए यहां पर जाकर के वो सारा खत्म हो गया रास्ते में। तो इसको हम बोलते हैं सीजनल रिवर। और ये कौन सा है, इनलैंड ड्रेनेज हो गया। ये यहां पर ये कौन सा हो गया, ये यमुना बेसिन का हो गया। इस साइड में कौन सा है, ये हो गया इंडस डायरेक्शनल फ्लो, इंडस रिवर की तरफ जा रही है। कौन कौन सी रिवर यहां पर आ जाए, जैसे घग्गर हो गई, सरस्वती हो गई, मारकंडा हो गई, इधर कौन सी होगी, साहिबी हो गई, इंदौरी हो गई, इधर कौन सी हो गई, यमुना हो गई। ठीक है, ये बेसिक हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ड्रेनेज सिस्टम में नदन सिस्टम हो गया, सदन सिस्टम हो गया। नदन सिस्टम में कौन सी हो गई, यमुना हो गई, घग्गर हो गई, मारकंडा हो गई, टंगड़ी हो गई। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन सी रिवर आ जाती है भाई, जो रिवर आती है वो आती है साहिबी, सब उसमें सदन हरियाणा में इंदौरी आ गई, दोहान आ गई, कृष्णावती आ गई। एक बार मैप देख लेते हैं उसका, हरियाणा का, सारी चीजें पता चल जाएगी। देखिए नॉर्थ में कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे ये होगी घग्गर, आपको रफ आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये होगी घग्गर। टंगरी कहां पर होगी, टंगरी रिवर, ये हो गई टंगरी रिवर। मारकंडा देखते हैं, मारकंडा रिवर, ये हो गई मारकंडा। इसी के बगल में सरस्वती हुई। बस ऐसे ही, कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कहां पर, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी की ये सभी की सभी नॉर्थ में है। डन। अब आगे चलते हैं। साउथ में जो रिवर थी वो कौन सी है, जैसे साहिबी रिवर हो गई, ये होगी साहिबी रिवर। साहिबी रिवर के जस्ट पास में यहां पर कौन सी हो गई, ये देखिए
दोहान भी यहां पर है, इंद्रावती भी यहां पर है। इस साइड में कौन सी हो गई? ये हो गई यमुना रिवर, जो यूपी का और हरियाणा का बॉर्डर बनाती है। यूपी और हरियाणा, ये हो गया यूपी, ये हो गया हरियाणा भाई, ये लीजिए यूपी हरियाणा। आपको यहां से संबंधित क्या करना है? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उठानी। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या? रिवर कहां से स्टार्ट हो रही है, मतलब ओरिजिनेट कैसे हो रही है, सीजनल है या पेरिनियल, मतलब जब मॉनसून की बारिश आती है तभी इनमें पानी आता है, या फिर जैसे यमुना है, यमुना में तो जब मॉनसून का पानी होगा वो भी आएगा, बर्फ जब यमुनोत्री में पिघलेगी तब भी, तो इसको बारूमासी, मतलब इसको पेरिनियल रिवर बोलते हैं। लेकिन साहिबी रिवर जो दक्षिण हरियाणा में है उसको क्या बोलते हैं? उसको सीजनल रिवर बोलते हैं। तो ये है ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित एक टेबल, जिसमें आपको देखना यमुना नदी यमुनोत्री में ओरिजिनेट होती है, टाइप कौन सा है? पेरिनियल है, बारूमासी रिवर है, और की फैक्टर क्या है? एंटर एट द ताजेवाला और हथनीकुंड बैरेज है यहाँ पर। तो अब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। ऐसी घग्गर रिवर की, मारकंडा की और टंगरी की, ये मैं साइड में हो जाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको ऐसे के ऐसे पता होनी चाहिए सारी। साउथ हरियाणा की भी रिवर जो है कौन कौन सी है? साहिबी रिवर आपको पता होनी चाहिए, मेवात से, मेवात हिल जो राजस्थान से आते हुए मेवात हिल से, और ये हरियाणा में एंटर करती है। मेन इसका क्या है? प्रिंसिपल सीजनल रिवर, ये मतलब सीजनल रिवर है। इसके ऊपर मसानी बैराज है जो NH48 पर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ऐसी फिर इंदौरी हो गई, ऐसी दोहान, और ऐसी कृष्णावती। एज इट इज आपको पता होना चाहिए। जैसे इस बार एक प्रश्न आया था, मारकंडा से आया था प्रश्न। मारकंडा का जो नाम है, एंशिएंट नाम अरुणा है, याद रखिएगा, लेकिन उस स्टेटमेंट में गलत दिया हुआ था। तो ऐसे फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्ट को ऐड करके चीजें बनाई जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। लेकिन यदि, अच्छा ये पॉइंट हमने चर्चा कर लिया शिफ्टिंग वाला, और यदि कोई कॉन्सेप्ट पूछा तो कॉन्सेप्ट आपसे क्या पूछेगा? देखिए, ये जो फ्लो चार्ट और ये जो कार्ड्स बनाए हुए हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा हुआ है कि मसानी जो बैरेज है उसके ऊपर गवर्नमेंट क्यों फोकस कर रही है, कि मसानी बैरेज जो उस पे है, साहिबी रिवर पे, नेशनल 48 के पास है, उसको क्यों रिजुविनेट करना है, उसको क्यों, उसका इसको क्या बोलते हैं? पुनरुद्धार। मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, इसलिए टंग ट्विस्टर, एज अ टंग ट्विस्टर आ रहा है जबान पर, कोई बात नहीं। क्यों इसके पुनरुद्धार के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं? इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये वाटर सिक्योरिटी के लिए, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए दक्षिण हरियाणा में बहुत आवश्यक है ये प्रोजेक्ट। ऐसे ही नॉर्थ में कौन सा है? सरस्वती रिवर हेरिटेज, और ये भी वहीं पर, वहां पर ये भी यही काम कर रहा है। जब हम इधर देखते हैं तो एनजीटी घग्गर एक्शन प्लान के बारे में बात की उसने। ये कौन कौन से उसमें था? पंचकुला, कैथन और सिरसा। ये क्या करेगा? दिस स्टॉप, क्योंकि घग्गर रिवर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट बहुत ज्यादा है, कि घग्गर नदी में जो शहर का जो कचरा है वो भी आ गया, नालों का जो कचरा वो भी आ गया। तो वहां पर जगह जगह पर घग्गर रिवर के ऊपर एसटीपी बनाए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ताकि उसके पानी जाने से पहले, घग्गर नदी में नालों का पानी जाने से पहले उसको ट्रीट किया जाए, उस सीवेज को ट्रीट किया जाए, ताकि प्योर पानी वहां पर जाए, और घग्गर जो नदी है उसमें जो पोल्यूशन की जो समस्या उसको समाधान किया जा सके। ये एनजीटी घग्गर एक्शन प्लान है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो ऐसे कनेक्ट करके वो मेंस में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए। सो आज का सेशन इतना ही था भाई, और ये जो पीडीएफ है अगर आप कहेंगे तो बता दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम फर्दर चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।